नमस्कार। 6th DAV यूनाइटेड फेस्टिवल की इस मंच पर उपस्थित DAV के प्रेसिडेंट आदरणीय श्री पूनम सूरी जी, जनरल सेक्रेटरी आदरणीय अजय सूरी जी, डीन DAV यूनाइटेड फाउंडेशन आदरणीय डॉक्टर निशा पिशिन जी, DAV के रीजनल डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर केशव चंद्र सतपथी जी तथा यहाँ उपस्थित देश के सभी राज्यों से DAV यूनाइटेड इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स और DAV के पूर्व छात्र अलुमनाई और अन्य साथी मित्र, मैं थोड़ा देरी में आने के कारण आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। 2 बज गया है, लंच टाइम हो गया है। मैं 2-3 शब्द आपके सामने कहना उचित मानूंगा कि तो मैं DAV यूनाइटेड को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब आपकी 6th एडिशन को हमारे इस कल्चरल सिटी भुवनेश्वर में आयोजित करने के लिए आपको भुवनेश्वर में स्वागत है। आपके पिछले 2 दिन से इस इवेंट चल रहा है। मैं मेरे मित्र पड़ोस मित्र को भी थोड़ा बहुत सहयोग देता हूँ। उन्होंने भुवनेश्वर को इस वेन्यू सजेस्ट कर दिया। अगले सप्ताह भुवनेश्वर में राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासी भारतीय सप्ताह पालन किया जाएगा। 8-9 जनवरी को दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी और कंकड़ी प्रोग्राम में आदरणीय राष्ट्रपति जी और तमाम अन्य डिग्निटरीज हिस्सा आएंगे। ये कोइंसिडेंस है, सुखद सहयोग है। DAV यूनाइटेड ने भुवनेश्वर को आपको भेजू। निश्चित रूप में भुवनेश्वर की नेशनल और ग्लोबल एक्टिविटी को बढ़ाने में ये इवेंट कारगर साबित होगा। मित्रों, मैं देश की शिक्षा विभाग की ओर से आपका भी आभार मानता हूँ। DAV भारतीय शिक्षा प्रणाली को, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की हम इस बार 200 सदी मनाएंगे। दूसरी सदी 200 सेंचुरी हम मनाएंगे। मैं इस सही समय DAV की भी आकार बढ़ी है। स्वामी दयानंद जी की भारतीयता के ऊपर जो विचार है, आजादी के पहले भारत में एजुकेशन सिस्टम के बारे में अनेक महापुरुषों ने समाज सुधार की माध्यम एजुकेशन को चुना। समाज सुधार कहना उचित नहीं होगा, समाज निर्माण। दयानंद सरस्वती जी ने भी शिक्षा को, एजुकेशन को एक माध्यम बनाया और पिछले लगभग 1 सेंचुरी से ज़्यादा समय में आप लोग देश में भारतीय शिक्षा प्रणाली को लागू कर रहे हैं, जिसको 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप ही लोगों की एक्सपेरिमेंट को एक फॉर्मल पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन की रूप दिया गया। मैं इसको निसंदेह स्वीकार करना चाहूँगा कि आपकी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट नेशनल पॉलिसी के हिस्सा रह रहे हैं। आपकी आकार भी इस बीच में बढ़ी है। 1000 स्कूल्स आप पूरा हो चुके हैं। 75 कॉलेज आपकी देश में चल रहा है। यूनिवर्सिटी ये आपकी दायित्व है। मित्रों, हम समय की एक महत्वपूर्ण घड़ी में इकट्ठा हो गए। 21st सेंचुरी की काल निकाल हम लोग इकट्ठा है। आने वाले दिनों में दुनिया की मेन कैपिटल
दुनिया की ग्रोथ, दुनिया की डेवलपमेंट, दुनिया की अनफोल्डमेंट, परिप्रकाश की मूल सर नॉलेज है, ज्ञान है। और कई सारे विशेषज्ञों का अभिमत है भारत एक युवाओं की देश है। आने वाले 25-30 साल भारत की एक बड़ा तबका युवा अवस्था में है। दुनिया में जब पॉपुलेशन ग्रोथ माइनस ग्रोथ हो रहा है या कहीं कहीं डी ग्रोथ हो रहा है, स्टेबलाइज हो गया है, भारत आने वाले 25-30 साल तक डेमोग्राफिक डिविडेंड की एडवांटेज पोजीशन में रहेगी। उस समय में सोसाइटी अपने नई पीढ़ी के ऊपर कैसे इन्वेस्ट करता है, ये सबसे बड़ा दायित्व है। और आपने सक्सेसफुली पिछले 1 सेंचुरी में किया। मैं आने वाले दिनों में एनईपी को और व्यवहारिक तरीके से इम्प्लीमेंट करने की दायित्व डीएवी लेगा, ये मेरा विश्वास है। इससे अपेक्षा नहीं है। मित्रों, अभी दुनिया में जितनी जॉब है, उस जॉब 2015 में दुनिया में जितनी जॉब है उसकी लगभग 28% बदल गई। उस समय में 5 साल पहले चार्ट जीपीटी नहीं थी। 10 साल पहले एआई का इम्पैक्ट इतना नहीं। हमारी जिंदगी में टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और उसके कारण डिस्ट्रप्शन इतनी मात्रा में नहीं। इन दिनों में उसकी गति बढ़ी है। 2030 तक दुनिया की आधे जॉब की नेचर बदल जाएगी। उस समय में नया सिस्टम को विजुअलाइज करना और उसको कोप करना, ये दायित्व ज्यादातर एजुकेशन कोहॉर्ट में ही आ जाता है और उसमें ज्यादातर शिक्षा को आ जाता है, स्कूल एजुकेशन को आ जाता है। क्योंकि आज जो आपकी 12th स्टैंडर्ड के बच्चा है, 10th स्टैंडर्ड के बच्चा जिसकी आयु 15-16-17 है, आने वाले 10-15 साल देश ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। आने वाले 20 साल में वो बालक और बच्चे 30 से 35 साल के अंदर हो जाएगा। 30 से 35 साल के अंदर यूथ की नीड क्या होगी, दुनिया की ऑर्डर क्या रहेगी, इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन क्या रहेगी, उस समय में टेक्नोलॉजी क्या हाथ में रहेगी, पढ़ाई का तरीका क्या होगा, इसके बारे में एक्सपेरिमेंट अभी से शुरू करना पड़ेगा, तब जाकर हम कोप कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन मित्रों इसको एक और गति देने की आवश्यकता है। नहीं तो हम दुनिया में जो हमारी अपेक्षा है, पूरा यूरोप में स्थिरता आ चुकी है। बड़े बड़े इकोनॉमी अमेरिका हो, जापान हो, उनको अर्थनैतिक समस्या आने लगी। भारत आज भी एक वाइब्रेंट इकोनॉमी है। उस समय में हमारी आवश्यकता है, मैं पूरा हमारी नौजवान जॉब चाहिए। जॉब के साथ साथ जब तब आएगी जब वो जॉब क्रिएटर हो। मैं मानता हूं कि ये भी एक निश इकोसिस्टम पर काम करती है, बिजनेस इकोसिस्टम पे काम करती है। आप सिर्फ कमर्शियल इंस्टीट्यूशन नहीं, आप कमर्शियल इंस्टीट्यूशन हो ही नहीं, आप एक फिलैंथ्रोपिक बॉडी है। फिलैंथ्रोपिक बॉडी समाज की आवश्यकताओं को ही समझ सकता है। आप संवेदनशीलता आपके अंदर है। मैं अपेक्षा रखूंगा दुनिया में कई चैलेंजेस हैं। पर्यावरण आज दुनिया की समस्या है, उसकी उत्तर भारत के जीवन प्रवाह में स्वामी दयानंद सरस्वती की कही हुई बातों के अंदर है। इसको आज के समय में अप्रोप्रिएशन करना और उसमें शिक्षा व्यवस्था खड़ी करना हमारा दायित्व है। डीएवी उस एक्सपेरिमेंट करेगा और विकसित भारत की उस लक्ष्य को पूरा करेगा, ये मेरा
मैं जब उड़ीसा में हूँ और आप उड़ीसा आए हो, मेरा अपेक्षा भी कुछ रहेगा। मेरे को अभी आदरणीय पूनम जी कह रहे थे, आप लोगों की मैनेजमेंट ने तय किया है बीएबी एजुकेशन सिस्टम की देश की दूसरी यूनिवर्सिटी उड़ीसा में बना रहे हो, गाँव के मैं उसको समर्थन करता हूँ, उसको शुभेच्छा भी देता हूँ। और भारत सरकार और उड़ीसा सरकार की ओर से आपको जो उस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए उसकी कुछ एडवांटेज रहेगा, एक न्यू एज यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपको जो अपेक्षा है हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आप उसको पूरा करेंगे। तो उड़ीसा की सामाजिक जिम्मेदारी ये देखिए एक विशेषता है। ये अलग बात है, शतपति जी ने मेरे बेटे को बीए का एडमिशन नहीं दिया, उनके पास कई बार पहले करने के लिए गया। मैं मेरे को जब उड़ीसा छुड़वाने का मेरे बारे में रोल है, जब मेरे को एडमिशन नहीं दिया तो मैं यहाँ से दिल्ली चला गया। एडमिशन देते तो मेरा बेटा भी डीएवी की स्टूडेंट होता। डीएवी की स्कूल उड़ीसा के बच्चों को, विद्यार्थियों को पढ़ाने में अपना दायित्व है। आप उसको पढ़ाते हुए मेरे को कहा गया 67 स्कूल्स आपके पास अभी 66, 69, 60। अभी 1936 में उड़ीसा पहला भाषा आधारित राज्य है। 2036 में आज से 12-13 साल के बाद 100 साल का होगा। कम से कम पूनम जी उड़ीसा में तब तक 60-100 में परिवर्तित होगा। और ये नहीं सिर्फ आप PhD कर जाओगे, आपको जाना चाहिए समाज की जहाँ तुरंत नहीं लगा। आप हमारी बातचीत हुई थी जब देश की आज़ादी का मतलब मिला, तो आपने कहा हम देश की सीमावर्ती जिलाओं में डीएवी की ओर से एक स्कूल बनाए। आपने कुछ बनाया, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आप उड़ीसा की जो सबसे पिछड़ा इलाका है उसकी इकोनॉमिक्स कैसे हम सोचेंगे, उसकी कैसे इंसेंटिवाइज करने में सोचेंगे। लेकिन डीएवी की एजुकेशन स्टैंडर्ड उड़ीसा की दूरस्थ इलाका में भी आया और आज एक एप्लीकेशन में लेके आया। मैं एप्लीकेशन आपको देके जाऊंगा, तो जिला हेडक्वार्टर का एप्लीकेशन है। उड़ीसा सरकार डीएवी स्कूल को खुलवाने के लिए मैं राज्य सरकार को जरूरत करूंगा कि डीएवी को उड़ीसा में और अच्छा तरीके से मदद मिले और उड़ीसा के बच्चों को आप भविष्य के लिए तैयार करें। मेरा अंतिम निवेदन है मित्रों, हमारे देश में मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। जब हम भी बच्चे थे या हमारी पूर्व पीढ़ी पूनम जी वगैरह की पीढ़ी के बच्चे थे, तब से लेकर भारत के नागरिकों के अंदर दुनिया को प्रभावित करने के लिए कोई कैपेसिटी में कमी नहीं है। लेकिन हम उसको सही दिशा दे यही चुना। उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने आपकी प्रोसेस को, आपकी प्रणाली को रिकॉग्नाइज करते हुए एक विषय पर महत्व दिया है। भारत के बच्चे कम से कम 8th स्टैंडर्ड भारतीय भाषा में ही पढ़े। जिस भाषा में बच्चा पहली बार शब्द सुनता है या पहला शब्द बोलता है, अगर उसी भाषा में वो प्रारंभिक यानी क्लास 8 तक अपनी भाषा में मीडियम ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट है। आज के हमारे देश में संविधान आपको 3 भाषा पढ़ने के लिए अवसर देता है, लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं कह रहा। अभी मैंने CBSE को दायित्व दिया है, CBSE उस काम में लगी है। डिजिटल बुक CBSE आने वाले 3 साल के अंदर 12th तक 22 शेड्यूल लैंग्वेज में बना देंगे।
आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को ये चुनौती वाला काम है। हमारे समाज में एक एलिट वर्ग है जिनको लगता है इंग्लिश में बच्चा अगर नहीं पढ़ पाएगा शायद ग्लोबली पिछड़ जाएगा। मैं दुनिया को थोड़ा बहुत पढ़ने का कोशिश करता हूँ। जापान में कोई इंग्लिश भाषा की आसक्ति नहीं है, जर्मन में, इटली में कोई इंग्लिश भाषा की आसक्ति नहीं है। चाइना आज एक आर्थिक महाशक्ति बना है तो इंग्लिश भाषा के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। इजराइल अगर दुनिया की इतना ही छोटा देश है, हमारे दिल्ली के बराबर की आबादी है, लेकिन आज दुनिया में एक मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपर पावर और एंटरप्राइजल सोसाइटी है। वो इंग्लिश पे निर्भर नहीं करते हैं, वो हिब्रू पे निर्भर करते हैं। इसलिए मैं डीएवी की वहाँ की 34 लाख बच्चे इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, उसमें शेक्सपियर को पढ़े हमें, उसमें कॉम्पिटेंसी प्रोफिशिएंसी डेवलप करें, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को कोई विषय को रोड लर्निंग से, भारत के एजुकेशन सिस्टम में चुनौती है रोड लर्निंग। रोड लर्निंग के जिस दिन हम अपने बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग के रास्ते पर ले जाएंगे तब हमारा देश दुनिया की अव्वल नंबर में पहुंचेगा। प्रक्रिया से केंद्रीय विद्यालय डीएवी कुछ राज्यों की एग्जामिनर स्कूल्स करिए और राज्यों की बोर्ड को अपनी भाषा में पढ़ा। एपीजे अब्दुल कलाम को इंग्लिश भाषा में नहीं पढ़े थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिक पढ़ाई इंग्लिश में नहीं हुई, लेकिन आज ग्लोबल लीडरशिप मिल चुकी है। साइंटिफिक दुनिया में, इकोनॉमिक की दुनिया में, सोशल लीडरशिप में महात्मा गांधी आज ग्लोबल आइकन है। गुजराती मीडियम तो पढ़े हैं, मित्रों में आपको मदद करना है। थोड़ा बहुत लानी अगर किसी अभिभावकों के अंदर है, उनको समझाने का दायित्व आपको। ये भी हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की एक बेस्ट प्रैक्टिस है। मैं फिर आपको शुभेच्छा देता हूँ, भुवनेश्वर आने के लिए आभार प्रकट करता हूँ। और 2047 उड़ीसा में 2036 के टारगेट को पूरा करने के लिए आपकी सहयोग कामना करता हूँ। बहुत धन्यवाद।